नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर और अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर मित्रों अपन चर्चा कर चुके हैं। देखना, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व में जिन जिन व्यक्तित्वों पर अपन ने चर्चा कर ली है उनके बारे में मैं एक बार लिख देता हूं और जिनके बारे में अपने को और चर्चा करनी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, नंबर 1 पर गोपा जी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। हालांकि 12-13 व्यक्तित्व ही है, वैसे तो कई नाम आएंगे, लेकिन सबके बारे में ना तो चर्चा कर पाना संभव है, ना परीक्षा में प्रश्न वहां से बनता है। नंबर 1 पर सागरमल गोपा, नंबर 2 पर जय नारायण व्यास। बताओ कौन से व्यास है? जय नारायण व्यास। नंबर 3 पर जिन पर अपन ने चर्चा कर ली है उनका नाम है मित्रों अमरचंद बाटिया। बताओ कौन से बाटिया? अमरचंद बाटिया। इन पर अपन ने चर्चा कर ली है। नंबर 4 पर मित्रों केसरी सिंह बारट। बताओ नंबर 4 पर कौन से बारट है? केसरी सिंह बारट। नंबर 5 पर प्रताप सिंह बारट। बताओ नंबर 5 पर कौन से बारट है? प्रताप सिंह बारट। मित्रों नंबर 6 पर अपन चर्चा कर चुके हैं जोरावर सिंह बारट पर। बताओ किस पर चर्चा कर चुके हैं? जोरावर सिंह बारट के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। नंबर 7 पर ध्यान रखिएगा, नंबर 7 पर अपन ने चर्चा की है अर्जुन लाल सेठी के ऊपर। बताओ किस पर चर्चा की है? अर्जुन लाल सेठी जी के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली। मित्रों नंबर 8 पर हीरालाल शास्त्री। बताओ किसके ऊपर है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री पर अपन ने चर्चा की है। मित्रों हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट जारी हुआ था, ध्यान रखना, 1976 में। जयनारायण व्यास पर 1974 में। नंबर 9 पर जमुना लाल बजाज। बताओ नंबर 9 पर किस पर चर्चा कर ली है? जमुना लाल बजाज। और इनके बारे में शायद अपन ने डाक टिकट नहीं लिखा है तो लिख लेना, क्योंकि ये डाक टिकट का प्रश्न बन जाता कभी कभार। जमुना लाल बजाज पर मित्रों ध्यान रखना 1970 ईस्वी में इन पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। नंबर 10 पर अपन ने गोविंद गिरी के बारे में चर्चा की। बताओ किस पर चर्चा की? गोविंद गिरी के बारे में। नंबर 11 पर अपन ने चर्चा की थी मित्रों, ध्यान रखिए ना, गोकुल भाई भट्ट के बारे में। बताओ किस पर चर्चा की थी? गोकुल भाई भट्ट पर चर्चा की। नंबर 12 पर मित्रों अपन ने चर्चा की थी भोगीलाल पांड्या के ऊपर। बताओ किस पर चर्चा की थी? भोगीलाल पांड्या के ऊपर। इन सभी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। एक आध कोई और भी है तो उन पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, अमरचंद बाटिया, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, जमुना लाल बजाज। तो फिर बच्चे क्या है? 2-3 छोटे छोटे व्यक्तित्व और बच जाते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों। जैसे एक व्यक्तित्व बच जाते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। बताओ कौन से उपाध्याय? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए कि हरिभाऊ उपाध्याय जो है इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, भोरासा गांव पड़ता है। जन्म भोरासा गांव, और भोरासा के बाद में बताओ भोरासा गांव कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में इनका बताओ क्या होता है? जन्म होता है। मित्रों 2-3 छोटे छोटे व्यक्तित्वों पर अपन और चर्चा करेंगे, ज्यादा लंबी चर्चा करेंगे नहीं। एक तो अपने हरिभाऊ जी पर चर्चा करेंगे, एक अपने मोतीलाल जी तेजावत पर चर्चा कर लेंगे, और मोतीलाल जी तेजावत के अलावा एक विजय सिंह पत्ती के ऊपर चर्चा करके अपन इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का पाठ जो है उसका विधिवत समापन करेंगे। मित्रों बोरसा गांव में जन्म हुआ। इनकी उच्च शिक्षा जो होती है, प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं पर होती है, इनकी उच्च शिक्षा जो होती है वो ध्यान रखना मित्रों कहां पर होती है? वाराणसी में। वाराणसी में इनकी उच्च शिक्षा होती है। वाराणसी पड़ता है यूपी में, और वाराणसी से इन्होंने एक पत्रिका जारी की थी। इस पत्रिका का नाम है औदुंबर पत्रिका। बताओ वाराणसी से औदुंबर पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। परीक्षा में सीधा आ जाता है औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता है। मित्रों इन्होंने अजमेर से सरस्वती नामक एक पत्रिका और है, अजमेर से सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। बताओ अजमेर से कौन सी पत्रिका? सरस्वती नामक
अजमेर से सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन। पत्रिका का बताओ क्या किया गया है? सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। यह भी किसके द्वारा किया जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता है। अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जन्म भोरसा गांव एमपी में, इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी में, जहां से औदुंबर पत्रिका और एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। ये जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन कहां से हुआ है? अजमेर से। ये 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। और हरिभाऊ उपाध्याय जो है इनका उपनाम, एक इनका उपनाम है, वो उपनाम है दे साहब। इन्हें बताओ क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दे साहब के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि दा साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो दा साहब के नाम से जाना जाता है हरिभाऊ उपाध्याय को। ये कुछ बातें उपाध्याय साहब के बारे में मित्रों अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु उपाध्याय साहब के बारे में एक लाइन और ध्यान रखना। 1927 हटुंडी अजमेर में, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। बताओ कौन से आश्रम की स्थापना की थी? गांधी आश्रम की स्थापना। यह भी किसके द्वारा की जाती है? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की जाती है। अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री बने, अजमेर के मुख्यमंत्री, अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री, अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट, अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री के बाद में राजस्थान सरकार में खादी एवं समाज कल्याण मंत्री भी रहे, एवं समाज कल्याण मंत्री भी रहे, समाज कल्याण मंत्री रहे। ये बताओ ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम क्या है? हरिभाऊ उपाध्याय। 4 ही बातें याद रखनी है। अजमेर, क्योंकि 1956 में जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान के एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अजमेर का विलय बताओ कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर कहां था? अजमेर खुद एक स्वतंत्र राज्य था। अजमेर में पहली बार पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे। 1951 में शुरू हुए थे और 1952 तक पूर्ण हुए थे। 3 मार्च 1952 को जब राजस्थान की पहली विधानसभा गठित हुई थी 160 सदस्यों वाली, उस समय राजस्थान में इस राजस्थान विधानसभा के समकालीन एक अलग विधानसभा थी अजमेर। अजमेर में अलग से चुनाव हुए थे। अजमेर एक अलग राज्य था और उस अजमेर के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? हरिभाऊ उपाध्याय रहे थे। बाद में अजमेर के विलय के बाद राजस्थान सरकार में ये खादी एवं समाज कल्याण मंत्री के पद पर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना बताओ किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। उपाध्याय साहब को किस नाम से जानते हैं? दे साहब के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। 2 पत्रिकाएं इन्होंने जारी की थी। एक पत्रिका का नाम था औदुंबर जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई थी, और दूसरी सरस्वती। और ये सरस्वती पत्रिका जो है बताओ कहां से प्रकाशित होती है? अजमेर से प्रकाशित होती है। ये कुछ जानकारियां अपने को हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में दोस्तों पता होनी चाहिए। हरिभाऊ उपाध्याय के पश्चात मित्रों ध्यान रखना मोतीलाल तेजावत। बताओ कौन से तेजावत है? मोतीलाल तेजावत। 2 ही बातें इनके बारे में ध्यान रखो मोतीलाल तेजावत के बारे में। एक तो इनका जन्म जो होता है वो ध्यान रखना कोल्यारी गांव उदयपुर में होता है। इनका जन्म बताओ कहां पर होता है? कोल्यारी गांव। और ये कोल्यारी गांव तो बताओ कहां पर पड़ता है? कोल्यारी गांव तो पड़ता है उदयपुर में। और ये होता है ओसवाल बनिया परिवार में। बताओ ओस या ओसवाल, यानी ओसवाल परिवार में, बनिया परिवार में इनका बताओ क्या होता है? जन्म होता है बनिया परिवार में, बनिया परिवार। मित्रों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताओ कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? एकी अथवा भोमट आंदोलन का नेतृत्व। बताओ कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? एकी अथवा भोमट आंदोलन का बताओ क्या किया? नेतृत्व किया। आप कहेंगे ये एकी अथवा भोमट आंदोलन क्या है? मित्रों भील जनजाति में 2 आंदोलन हुए थे।
एक आंदोलन जिसे अपन भील आंदोलन अथवा भगत आंदोलन कहते हैं, उस आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गिरी ने। लेकिन नवंबर 1913 ईस्वी मानगढ़ पहाड़ी पर जो गोलीकांड हुआ था, जो मानगढ़ कांड हुआ था, उस कांड के पश्चात भीलों में ये जो आंदोलन की प्रक्रिया थी ये लगभग समाप्त हो गई थी, क्योंकि गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया था और भीलों को तितर बितर करके इस आंदोलन की समाप्ति कर दी गई थी। भीलों पर अब भी अत्याचार वो के वही है, लेकिन आंदोलन नहीं है। इन भीलों को दोबारा से एकत्रित किसने किया? पुनः एकत्रित किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और मात्र कुंडिया राष्ट्रमी गांव चित्तौड़गढ़ से इस एकी अथवा भौमट आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एकी या भौमट आंदोलन का नेतृत्व तेजावत है, जबकि भील अथवा भगत आंदोलन का नेतृत्व बताओ किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। यहां तक बातें ध्यान रखनी है मित्रों। मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है भीलों का आदिवासियों का मसीहा अथवा बावजी। बताओ आदिवासियों का मसीहा अथवा बावजी किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा अथवा बावजी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। जबकि केवल भीलों का मसीहा या बावजी पूछा जाए तो भीलों का मसीहा या बावजी किसको कहा जाता है? गोविंद गिरी को कहा जाता है। अगला बिंदु ध्यान रखना, मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार क्या है? मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार ये 21 सूत्री मांग पत्र था। बताओ मेवाड़ की पुकार किसने लिखा था? 21 सूत्री मांग पत्र था। और मैंने बताया था कि 21 सूत्री मांग पत्र भीलों की टोटल 21 मांगे थी, उनका एक ज्ञापन था जिसे कहा गया मेवाड़ की पुकार। और ये मेवाड़ की पुकार का श्रेय भी बताओ किसको जाता है? मोतीलाल तेजावत को जाता है। ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है? मोतीलाल तेजावत जी के बारे में मित्रों याद रखनी है, क्योंकि यहां से यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और भी अपन चाहे तो सैकड़ों बातें कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न निश्चित है। जो अपने विस्तार से पूरी बातें पढ़ी है, बारठ परिवार के बारे में, सेठी जी के बारे में, जयनारायण व्यास के बारे में, सागरमल गोपा के बारे में, वहीं से ज्यादातर बनते हैं। तो तेजावत जी के बारे में ये कुछ तथ्य अपने को याद रखने हैं मित्रों। अगला बिंदु अपन जिस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उस व्यक्तित्व का नाम है विजय सिंह पत्तिक। बताओ उस व्यक्तित्व का नाम क्या है? विजय सिंह पत्तिक। और विजय सिंह पत्तिक के बारे में ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है गुठावली कला गांव, गुठावली कला ये पड़ता है मित्रों बुलंदशहर। ये बताओ कहां पर पड़ता है? बुलंदशहर। और बुलंदशहर तो बताओ कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था मित्रों। विजय सिंह पत्तिक जो है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हिम्मत सिंह गुर्जर। बताओ इनके पिता का नाम था हिम्मत सिंह गुर्जर। मित्रों इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम हिम्मत सिंह। इनके दादा का नाम अगर आप लिखना चाहे तो इनके दादा का नाम था इंदर सिंह गुर्जर। बताओ इनके दादा का नाम क्या था? इंदर सिंह गुर्जर था। इनकी माता का नाम कमला था। इनकी माता का नाम बताओ क्या था? कमला था। और इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी। इनकी पत्नी का नाम बताओ क्या था? इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी। और ये जानकी देवी एक विधवा महिला थी। 49 साल की उम्र में विजय सिंह जी पत्तिक ने मेवाड़ में जानकी देवी से बताओ क्या किया था? विवाह किया था मित्रों। विजय सिंह पत्तिक जो है, विजय सिंह पत्तिक का मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पत्तिक का जो मूल नाम है, वो मूल नाम बताओ कौन सा सिंह था? भूप सिंह। तो ये भूप सिंह से पत्तिक कैसे बने मित्रों? ध्यान रखना 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी फिरोजपुरा कांड के पश्चात। बताओ कौन से कांड के पश्चात है? फिरोजपुरा कांड के पश्चात। फिरोजपुरा कांड के पश्चात इन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया। इन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया। बताओ अपना नाम क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में बताओ कौन से कांड के पश्चात है? फिरोजपुरा कांड के पश्चात इन्होंने अपना बताओ क्या बदल लिया था? नाम बदल लिया था। ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में पता होनी चाहिए? विजय सिंह पत्तिक के बारे में पता होनी चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं पथिक जी के बारे में। यहां तक तो ये साधारण परिचय है। भूप सिंह इनका नाम था, 15 में बदला था। माता पिता का नाम पत्नी जानकी देवी, एक विधवा महिला थी जिससे विवाह किया था इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में विजय सिंह पथिक के बारे में। पथिक जी के बारे में कैसे क्या कहानी याद रखनी है मित्रों, ज्यादा कुछ कहानी याद नहीं है, ध्यान रखना। पथिक जी के चाचा का नाम था बलदेव। बताओ पथिक जी के चाचा का नाम क्या था? बलदेव। विजय सिंह जी पथिक बलदेव के साथ में राजस्थान में आते हैं सर्वप्रथम, और राजस्थान में सबसे पहले ये आते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? अजमेर में। ये राजस्थान आते हैं अपनी अल्प आयु में, और अपने चाचा बलदेव के साथ ये राजस्थान आते हैं, किशनगढ़ में रहते हैं, और किशनगढ़ में रहते हुए इनकी मुलाकात सचिंदर सिंजाल से हो जाती है जो कि एक क्रांतिकारी थे, और ये शुरुआत से ही बाल्य अवस्था से ही क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ जाते हैं, और इनका पूरा का पूरा जो जीवन है क्रांतिकारी गतिविधियों में ही चला जाता है। मित्रों, किशनगढ़ अजमेर में सचिंदर सिंजाल से मुलाकात के पश्चात ये सीधे के सीधे बताओ कहां पर आ जाते हैं? क्रांतिकारियों का गुरु बताओ किसको कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आ जाते हैं। और सेठी जी तो पता है आपको ऐसे महान गुरु थे, सेठी जी के शिष्यों पर आप और हम सबको फक्र है, क्योंकि एक भी शिष्य ऐसा नहीं है। देखो लॉर्ड होर्डिंग बम कांड, बम फेंका किसके शिष्यों ने? सेठी जी के शिष्यों ने। काकोरी रेल घटना, काकोरी रेल लूटी किसने? सेठी जी के शिष्यों ने। निजाम हत्याकांड, निजाम को गोली मार करके हत्या की गई किसके शिष्यों ने? सेठी के शिष्यों ने। इसके अलावा अजमेर में आपने देखा होगा कि पुलिस अधीक्षक की मौत हुई थी, पुलिस अधीक्षक पर गोलीबारी किसके शिष्यों ने? सेठी जी के शिष्यों ने। ऐसे हजारों शिष्य थे, ऐसा महान गुरु था सेठी। इनके संपर्क में बताओ कौन आ जाते हैं? विजय सिंह पथिक। मित्रों, सेठी जी के संपर्क में आने के पश्चात सेठी जी के साथ ये कार्य करते हैं, और सेठी जी के साथ कार्य करते करते इनका संपर्क हो जाता है अजमेर के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा से। गोपाल सिंह खरवा और सेठी, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के दोनों मिलकर के कार्य करने में लग जाते हैं। सेठी जी इनको निर्देशित करते हैं, और दोनों के दोनों जो है पूरे भारत में हथियारों वाली क्रांति करना चाहते थे। हथियारों वाली क्रांति का अर्थ क्या है? सशस्त्र क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए कि सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता, तो अपने विजय सिंह पथिक को कहा जाता। सशस्त्र क्रांति, हथियारों सहित ये क्रांति करना चाहते थे, क्योंकि बिना हथियारों के गोरों को यहां से भगाना मुश्किल था, और ये हथियार मित्रों क्रांतिकारियों तक सप्लाई करने का कार्य करने लग गए। एक बार की घटना है, अर्जुन लाल सेठ अपने विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप लेकर के उत्तर भारत में हरियाणा की तरफ जा रहे थे, और हथियारों की खेप की सूचना जो है अंग्रेज अधिकारियों को लग जाती है। अंग्रेज अधिकारी दोनों की घेराबंदी करते हैं और दोनों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लेते हैं। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है। अवैध हथियार रखने के मामले में इन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, और मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल में कैद कर दिया जाता, और जेल में कैद करके बताओ कौन से गढ़ में रखा जाता है? टोडगढ़ जेल में इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? कैद। किस किस को? पथिक जी को और गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल में बताओ क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। थोड़े समय तक टोडगढ़ अजमेर में ही पड़ता है, जिसका प्राचीन नाम बोरसवाड़ा था। अजमेर जेल में, ये टोडगढ़ जेल में थोड़े से समय तक गोपाल सिंह और पथिक जी रहते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, दोनों के दोनों गोपाल और पथिक जी मिलकर के यहां से भागने की योजना बनाते हैं। अब बताओ विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा टोडगढ़ जेल से भागने की क्या बना रहे हैं? योजना बना रहे हैं। और योजना बना रहे हैं तो गोपाल सिंह खरवा ने कहा कि मैं तो किसी भी सूरत में जेल से भागूंगा नहीं। पथिक जी ने कहा देख दोस्त, चल रहा है तो चल, तेरा भाई पथिक तो आज रात जेल से फरार होने वाला है, तुझे पहले ही चेता रहा हूं, मेरे साथ चल ले। गोपाल सिंह ने कहा कि नहीं, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। गोपाल सिंह ने साथ चलने से मना कर दिया। पथिक जी रात को जेल तोड़ करके फरार होते हैं। फरार होकर मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ में एक स्कूल थी, उस स्कूल का नाम था विद्या प्राचीरणी सभा, और इस विद्या प्राचीरणी सभा की स्थापना की थी हरिभाई किंकर के द्वारा। हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्राचीरणी सभा में
अंग्रेजी का शिक्षक के पद पर बताओ कौन काम करना शुरू कर देते हैं? विजय सिंह पथिक। अपना हुलिया बदल लेते हैं, लंबी दाढ़ी रख लेते हैं और अब जेल से भागने के पश्चात ये अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में इस विद्या प्राचीनी सभा में मित्रों कार्य करना शुरू कर देते हैं। आप कहेंगे ये विद्या प्राचीनी सभा क्या है? विद्या प्राचीनी सभा मेवाड़ में गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित एक पाठशाला है। इसमें अब शिक्षक का कार्य पथिक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थोड़े समय तक यहां पर ये मास्टर की नौकरी करते हैं, लेकिन इसी समांतर इसी अवधि के दौरान आपको पता होना चाहिए एक आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन का नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 1897 में शुरू हुआ था और 1941 ईस्वी तक के चला था। इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व शुरुआती चरण में किया जा रहा था साधु सीताराम दास के द्वारा। बताओ, इस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? साधु सीताराम दास के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इस आंदोलनकारियों वे आंदोलन को कोई विशिष्ट सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण साधु सीताराम दास नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा था। साधु सीताराम दास ने कहा कि ऐसा कोई नेता आए जो इस आंदोलन को गति दे और किसानों को न्याय दिलाए। साधु सीताराम दास को ऐसे ही कोई खूंखार क्रांतिकारी की मित्रों तलाश थी। साधु सीताराम दास जो है वो इसी क्रांतिकारी की तलाश में सीधे जाते हैं टोडगढ़ जेल। बोला यहां जेल में कोई कैद है तो कोई खूंखारी होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई कैद होगा नहीं। टोडगढ़ जेल में जाते हैं और टोडगढ़ जेल में ये साधु सीताराम दास जाकर के इस गोपाल सिंह खरवा से मुलाकात करते हैं। गोपाल सिंह खरवा से मुलाकात करते हैं और गोपाल सिंह से कहते रहे, गोपाल तेरे साथ में वो जो लड़का पकड़ा गया था विजय सिंह, वो कहां है? आजकल दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि विजय सिंह का नाम आसपास में मशहूर हो चुका था। इस गोपाल सिंह खरवा से साधु सीताराम दास टोडगढ़ जेल में मुलाकात करने जाते हैं और पूछते हैं कि तेरा साथी लड़का कहां है? बोला उसका तो रीट में चयन हो गया, उसका तो रीट में चयन हो गया, 3rd ग्रेड मास्टर बन गया। बोला पोस्टिंग कहां है? बोला पोस्टिंग मिली है विद्या प्राचीनी सभा में। अर्थात गोपाल सिंह खरवा के कहने का तात्पर्य क्या है कि वो तो जेल तोड़कर भाग चुका है और विद्या प्राचीनी सभा में शिक्षक के पद पर बताओ क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। मित्रों, साधु सीताराम दास तुरंत बताओ इस टोडगढ़ जेल से विजय सिंह पथिक को ढूंढते ढूंढते कौन सी सभा में आ जाते हैं? विद्या प्राचीनी सभा में आ जाते हैं और आकर के यहाँ के हेडमास्टर से पूछते हैं कि आजकल एक नए मास्टर की ज्वाइनिंग हुई है, उसका नाम क्या है? बोला उसका नाम विजय सिंह पथिक है। बताओ, साधु सीताराम दास पथिक जी की तलाश में यहाँ आते हैं और यहाँ पूछताछ करते हैं, विजय सिंह पथिक तो यहाँ है। साधु सीताराम दास कहते हैं बुलाओ उसको, कहाँ है? मुझसे उससे अर्जेंट बात करनी है। मित्रों, वार्षिक उत्सव चल रहा था स्कूल का। वार्षिक उत्सव के बीच में से पथिक जी को बुलाया जाता है। पथिक जी साधु सीताराम दास जी से मुलाकात करते हैं। साधु सीताराम दास जी कहते हैं और मास्टर जी क्या हालचाल है? बोला बढ़िया, आप बताओ। बोला आपका कौन सी रीट में चयन हुआ? बोला अभी अभी चयन हुआ है। बोला आपका चयन फर्जी है, आपके डॉक्यूमेंट असली नहीं है। आपकी 10वीं की अंक तालिका में नाम भूप सिंह है, जबकि आपने नौकरी पाई है किस नाम से? विजय सिंह पथिक के नाम पर। मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है? कहने का तात्पर्य यह कि साधु सीताराम दास पथिक जी का हुलिया बदला हुआ है, लेकिन पथिक जी से मिलने के बाद कहते हैं कि पथिक जी कोई फायदा नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं और आपका काम है अब शिक्षक के रूप में कार्य करना नहीं है, आपको तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता बन जाना चाहिए। पथिक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, मैं तो मेरा मास्टर ही ठीक हूं, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, अब ये क्रांतिकारी गतिविधियां आप ही चलाइए, मैं किसी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल नहीं होने वाला हूं। पथिक जी ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करने से मना कर दिया। साधु सीताराम दास ने कहा देख भाई पथिक जी, आंदोलन का नेतृत्व करो तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है आप विजय सिंह पथिक है और आप विजय सिंह पथिक जेल से भागकर आए हैं, जमानत तो आपकी हुई नहीं है और मैं अभी अंग्रेजों को सूचना दूंगा तो आप वापस बताओ कौन से गढ़ में कैद हो जाओगे? टोडगढ़ में कैद हो जाओगे। आपके सामने 2 विकल्प है, या तो वापस जेल चल जाओ या इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता बन जाओ। मित्रों,
पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता बनना स्वीकार कर लिया। साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 ईस्वी में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की बताओ क्या कर ली थी, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था और बिजोलिया आंदोलन को एक नई गति दी थी। यहां तक का घटनाक्रम आप सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1916 ईस्वी तक का घटनाक्रम आपको आशा करता हूं कि सबको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से सुन लो। 1916 तक पथिक जी का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में होता है, गुटावली कला गांव में। पिता का नाम था इनके हिम्मत सिंह, दादा का नाम इंद्र सिंह, माता का नाम कमला, पत्नी का नाम जानकी देवी विधवा महिला थी जिसके साथ इन्होंने 49 वर्ष की आयु में विवाह किया था। इसके बाद में मित्रों पथिक जी जो है अजमेर आए थे, अपने चाचा बलदेव के साथ किशनगढ़ में आए थे जहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हुए। सचिंदर सिंजाल के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने सशस्त्र क्रांति की। क्रांति के आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में डाला गया जहां से ये फरार होकर के विद्या प्राचीनी सभा हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित मेवाड़ में शिक्षक के पद पर कार्यरत होते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात साधु सीताराम दास से होती है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के बताओ क्या बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। यहां तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, इनको मैं पंक्तिबद्ध कर देता हूं। यहां पर लिख सकते हैं विजय सिंह पथिक अपने चाचा का नाम बताओ क्या था, चाचा का नाम था बलदेव। यहां पर लिख सकते हैं विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक चाचा बलदेव वे बहनोई, चाचा बलदेव के साथ सर्वप्रथम राजस्थान, बलदेव के साथ राजस्थान में सर्वप्रथम किशनगढ़ अजमेर आए। राजस्थान में प्रथम बार किशनगढ़, और किशनगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है, AJM का अर्थ है अजमेर आए। नेक्स्ट, भारत में किसान आंदोलन का जनक, भारत में किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक बताओ किसको कहा जाता है, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट, सशस्त्र क्रांति के आरोप में, सशस्त्र क्रांति के आरोप में गोपाल सिंह खरवा के साथ, गोपाल सिंह खरवा के साथ, गोपाल सिंह खरवा के साथ टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद किया, टोडगढ़ अजमेर में कैद। और मित्रों इस टोडगढ़ का प्राचीन नाम थोड़ा सा याद रखना, टोडगढ़ जो है अजमेर में, इसका प्राचीन नाम था बोरसवाड़ा, प्राचीन नाम बोरसवाड़ा। बताओ प्राचीन नाम क्या था, बोरसेवाड़ा। नेक्स्ट, जेल से फरार होकर, जेल से फरार विद्या प्राचीनी सभा, हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित, हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित। यहां पर शिक्षक बने, यहां पर शिक्षक बने। बताओ कौन बने थे, विजय सिंह पथिक जेल से फरार होकर के यहां पर शिक्षक बन जाते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु लिख देते हैं 1916 ईस्वी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, बिजोलिया आंदोलन के नेता बने, आंदोलन के नेता। और ये नेतागिरी इन्होंने कब तक की थी बिजोलिया आंदोलन में,
ये की थी मित्रों 1916 से 1923 ईस्वी तक। बताओ कब से कब तक की थी? 1916 से 1923 ईस्वी तक इन्होंने बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन में बताओ क्या की थी? नेतागिरी की थी। यानी सफेद कुर्ता पायजामा पहन के यूं राम राम करते हुए घूमते रहते। बताओ कौन से? पथी के, विजय सिंह पथी के। अगला बिंदु 1917 हरियाली अमावस्या का दिन। हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या का अर्थ है सावन मास की अमावस्या। हरियाली अमावस्या किसान पंचायत बोर्ड, बताओ कौन सा बोर्ड है? किसान पंचायत बोर्ड, जिसे अपन कहते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसान पंचायत बोर्ड अथवा ऊपरमाल, यानी बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बताओ किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पत्ती के द्वारा की जाती है। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच है वो मित्रों बताओ, सरपंच यानी अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है मुन्ना पटेल को। बताओ किसको बनाया जाता है? मुन्ना पटेल को। और सदस्य बनाया जाता है नानजी पटेल अथवा ठाकरे। दो सदस्य थे, एक का नाम था नानजी पटेल तो दूसरे का नाम था ठाकरे पटेल। बताओ दूसरे का नाम क्या था? ठाकरे पटेल। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का सदस्य बनाया गया। क्या है ऊपरमाल पंच बोर्ड? ऊपरमाल पंच बोर्ड का तात्पर्य है कि किसान, बिजोलिया के किसानों को जो भी दिक्कतें आ रही है उनका समाधान इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बताओ किसके द्वारा होती है? विजय सिंह जी पत्ती के द्वारा की जाती है। ये कुछ बातें ध्यान रखनी। हालांकि ये किसान आंदोलन में विस्तार से बिजोलिया में ये सारी बातें आएगी, इसके बाद भी मैं लिख देता हूं कुछ बातें। नेक्स्ट प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र, और ये प्रताप समाचार पत्र बताओ कहां से प्रकाशित होता? कानपुर से प्रकाशित होता। कानपुर से प्रकाशित। बताओ किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप समाचार पत्र की सहायता से, प्रताप समाचार पत्र की सहायता से बिजोलिया आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार किया। मित्रों ये प्रताप समाचार पत्र कई बार पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया था कि बिजोलिया आंदोलन का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार किस समाचार पत्र के माध्यम से किया गया? प्रताप। हालांकि बाद में तो बहुत सारे आ गए थे, मराठा के माध्यम से वगैरह वगैरह। ये तो जब किसान आंदोलन पढ़ते तो उसमें सारा विस्तार से देखते ही देखते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रताप समाचार पत्र। नेक्स्ट मित्रों 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी मध्य भारत सभा, मध्य भारत सभा, मध्य भारत राजपूताना सभा, मध्य भारत राजपूताना सभा की स्थापना। राजपूताना सभा की स्थापना कहां पर की थी? ये मध्य भारत राजपूताना सभा की स्थापना ये हुई थी मित्रों, ध्यान रखना, कानपुर में। बताओ कहां पर की गई थी? कानपुर। और कानपुर बताओ कहां पर पड़ता है? यूपी में। 1920 में इसका मुख्यालय, 1920 ईस्वी इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय बताओ कहां पर ला दिया गया था? अजमेर ला दिया गया था। लेकिन जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय बताओ कहां पर था? कानपुर में। मित्रों इसके अलावा ध्यान रखना 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। 1919 ईस्वी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और ये राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना होती है, ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है वर्धा। वर्धा बताओ कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा बताओ कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका मुख्यालय भी 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित। अजमेर स्थानांतरित। दोनों के दोनों संस्थानें जो है, चाहे मध्य भारत राजपूताना सभा हो, चाहे इसके अलावा अपना ये जो है
राजस्थान सेवा संघ हो, दोनों की दोनों का मुख्यालय 1920 में अजमेर आया था, एक 1918 में स्थापित होती है। तो दूसरी बताओ राजस्थान सेवा संघ जो है ये कब स्थापित होती है? 1919 में स्थापित होती है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा पथिक जी के बारे में। राजस्थान केसरी, बताओ कौन सा समाचार पत्र है? राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है उसका संपादन किया, ध्यान रखिएगा। आज राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन, समाचार पत्र का बताओ क्या होता है? समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? पथिक जी के द्वारा। और 1954 ईस्वी में इनका बताओ क्या हो जाता है? इनका देहांत हो जाता है 28 मई 1954 में। 28 मई 1954 अजमेर में पथिक जी का, अजमेर में इनका बताओ क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ऐसे महान क्रांतिकारी विजय सिंह कौन थे? पथिक थे। बस इतनी सी बातें विजय सिंह जी पथिक के बारे में ध्यान रखना है। और विजय सिंह पथिक जो है इनके बारे में यह भी ध्यान रखना, पथिक जी को क्रांति वाला बाबा कहते। पथिक जी को क्रांति वाला बाबा कहते। क्रांति वे किसान आंदोलन वाला बाबा, या क्रांति वाला बाबा भी कह सकते हैं। क्रांति वाला बाबा कहते हैं, क्रांति वाला बाबा कहते। इसका अर्थ क्या है कि क्रांतिकारी, जैसे घोड़े वाले बाबा कौन हो गए? कर्नल टोड हो गए, वाटरमैन, या अपने जैसे जोड़ वाले बाबा हो गए राजेंद्र सिंह, रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी, वैसे ही क्रांति वाले बाबा किसको कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। ये थे अपने क्रांतिकारी विजय सिंह जी पथिक के। यहां पर मित्रों अपने राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व का बताओ क्या होता है? समापन होता है। प्रमुख 14-15 व्यक्ति यहां पर थे, उन सबको अपने विस्तार से पढ़ा है जहां प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मित्रों और भी कई व्यक्तित्व आपके सामने आएंगे, जैसे दामोदर दास राठी है, बलवंत सिंह मेहता है, नित्यानंद सागर है, पंडित अबिन हरि है, भूरेलाल बया है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी है, शांतालाल भार्गव है। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन उनका प्रतियोगी परीक्षा में है नहीं, और सैकड़ों व्यक्तित्व है, उन सबको पढ़ पाना भी असंभव है। इतने तो आप खुद समझदार है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उन सब के ऊपर अपन ने चर्चा की, पूर्णतः विस्तार से बातें की, और आशा और अपेक्षा यही है कि आप सबको इस व्यक्तित्व के अध्याय का जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्तित्व कौन कौन है। मित्रों यहां पर व्यक्तित्व का अध्याय समाप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं, इतिहास की महत्वपूर्ण महिलाएं, इतिहास की महत्वपूर्ण महिलाएं, या हेडिंग लिख सकते हो महिलाओं का योगदान। 5-10 महिलाओं का नाम याद रखना है। इतिहास की महत्वपूर्ण महिलाएं, इतिहास की महत्वपूर्ण महिलाएं, इनके बारे में अपने को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास में कौन कौन सी महिलाएं आई थी, क्या क्या इन्होंने किया था। देखो इतिहास में बहुत सारी महिलाएं आती है, जैसे हाड़ी रानी सेल कंवर है, हाड़ी रानी कर्मावती है, पन्ना धाई है, गोरा धाई है, हंसाबाई है। वो तो अपने को अलग से पढ़ने की जरूरत कहां है। जब इतिहास का जिक्र होता है, राजवंश अपन पढ़ते हैं, तो उनमें उनका सबका नाम आता है। आप कहीं पर भी उठा करके देखेंगे तो उन्हीं का नाम मिलेगा इतिहास में प्रमुख महिलाओं में। लेकिन अपन उन महिलाओं को नहीं पढ़ते, फिर किसको पढ़ेंगे गुरुजी? कुछ महिलाएं अपन ने प्रजामंडल में पढ़ ली, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं 8-10 महिलाएं आपके सामने लिखवाऊंगा, उन्हीं को आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रथम महिलाएं मैं लिखवा रहा हूं। वो महिलाएं अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे अगर पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? हालांकि ये करंट और स्टैटिक्स जीके के प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं बात आ रही है तो यहां पर लिखवा देता हूं। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोधरा देवी है, और ये यशोधरा देवी जो है बांसवाड़ा से चुनाव जीतकर आई थी। बताओ यशोधरा देवी का संबंध कहां से है? बांसवाड़ा।
1952 पहला विधानसभा चुनाव, एक भी महिला, 160 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए एक भी सीट पर महिला प्रत्याशी जीत नहीं पाई। 4 सीटों पर महिलाओं ने चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी महिला 160 में से जीत नहीं पाई थी। फिर बांसवाड़ा की सीट, वहां से विधायक का निधन होता है, विधानसभा सीट खाली होती है, उपचुनाव होता है। सोशलिस्ट पार्टी, सामाजिक पार्टी से यह चुनाव लड़ती है यशोधरा देवी, और करीबी मुकाबले में अपने निकटतम प्रत्याशी को मित्रों पराजित करके पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाली राजस्थान की पहली एमएलए बनने का गौरव बताओ किसने प्राप्त किया है? यशोधरा देवी ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद, पहली महिला सांसद, और सांसद भी बताओ आपको पता है 2 होते हैं। अगर आपसे पूछे लोकसभा में कौन है, तो लोकसभा में मित्रों राजमाता गायत्री देवी। बताओ कौन सी देवी? गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी से यह चुनाव जीती थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में ये पहली बार जयपुर सीट से जीत करके लोकसभा में प्रवेश करती है। जयपुर शासक मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी राजमाता गायत्री देवी, कूच बिहार की राजकुमारी थी, और इन्होंने ही जयपुर के मोती डोंगरी पर अपने निवास हेतु तख्त शाही महलों का निर्माण करवाया था। ऐसी देवी, कौन सी देवी है? गायत्री देवी। मित्रों, अगला बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला सांसद राज्यसभा, क्योंकि भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, अपर सदन और लोअर सदन, स्थायी सदन और अस्थायी सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन का अर्थ क्या होता है? राज्यसभा, और निम्न सदन का अर्थ होता है लोकसभा। किसी भी प्रकार से वो प्रश्न पूछे तो पहली राज्यसभा सांसद बताओ कौन सी देवी हो जाएगी? शारदा भार्गव हो जाएगी। मित्रों ध्यान रखना, पहली राज्यसभा सांसद बताओ कौन हो जाएगी? शारदा भार्गव हो जाएगी। जबकि पहली महिला लोकसभा सांसद कौन सी देवी हो जाएगी? गायत्री देवी। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की पहली महिला जिसने लोकसभा चुनाव लड़ा वो कौन थी, तो मित्रों उस महिला का नाम था शारदा बाई। शारदा भार्गव नहीं, शारदा बाई पहली महिला थी जिसने 1952 ईस्वी में मित्रों चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गई थी। पहली बार पहुंचने वाली देवी बताओ कौन सी है? गायत्री देवी। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति महिला सांसद, अनुसूचित जाति जिसे अपन कहते हैं शेड्यूल कास्ट, एससी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति की प्रथम महिला सांसद, अनुसूचित जाति की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो मित्रों ये जालोर सीट से चुनाव जीत करके जाती है सुशीला बांगरू। बताओ जिसका नाम क्या है? सुशीला बांगरू। ये जालोर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतती है और पहली बार एससी महिला, अनुसूचित जाति महिला सांसद बनने का गौरव हासिल करती है। जब एससी की बात आई है तो एसटी की बात भी आना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति, बात करें अपन अनुसूचित जनजाति की, तो मित्रों ध्यान रखना अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रथम महिला सांसद, एसटी की प्रथम महिला सांसद। बताओ एसटी की प्रथम महिला सांसद कौन है? यह है मित्रों ध्यान रखना उषा मीणा। सवाई माधोपुर सीट से यह पहली बार जीत करके लोकसभा पहुंचती है। उषा देवी मीणा कौन सी सीट से चुनाव जीतती है? ये जीतती है सवाई माधोपुर सीट से। ये कुछ बातें अपने को बताओ किसके बारे में ध्यान रखना है? राजस्थान की प्रथम महिलाओं के बारे में, प्रथम महिला विधायक वगैरह। नेक्स्ट मित्रों, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताओ राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या बताओगे? आगे शब्द लगा देना राजस्थान। राजस्थान प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताओ कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी वसुंधरा राजे मैडम जी, यानी वसुंधरा राजे। जालरा पाटन, वसुंधरा राजे।
वसुंधरा राजे मित्रों ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करती है। ये केंद्र में भी मंत्री रह चुकी है, झालावाड़ इनका गृह क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। और 2 बार ये राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त रखती है। कब से कब तक? 3 से 8, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का दौर चलता है। 1998 से 3 तक अशोक गहलोत, 3 से 8 तक वसुंधरा राजे, 8 से 13 तक गहलोत, 13 से 18 वसुंधरा राजे और 18 से 23 फिर गहलोत, 23 से 28 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार मुकाबला कड़ा होगा, वो क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव वसुंधरा राजे के पास। मित्रों राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बताओ कौन बनती है? राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो बताओ कौन बनी थी? वसुंधरा। लेकिन उप मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो यह है अपने कमला बेनीवाल। झुंझुनू से संबंध रखती है कमला जी, और कमला जी बेनीवाल साहब जो है ये अपने पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बेनीवाल साहब पहुंच नहीं पाए थे। पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री बताओ कौन बनी थी? राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री बनी थी मित्रों, ध्यान रखना, यह बनी थी कमला बेनीवाल। बताओ कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। ये भी प्रथम महिला मंत्री। राजस्थान की प्रथम केंद्र सरकार में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बताओ कौन बनी थी? ये बनी थी मित्रों, ध्यान रखना, गिरिजा व्यास। बताओ कौन बनी थी? गिरिजा व्यास। ये केंद्र सरकार में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी गिरिजा व्यास। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसके बारे में? केंद्र में पहली बार महिला मंत्री सांसद जीत करके कौन बनी थी? गिरिजा व्यास। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये राजस्थान की प्रथम महिलाओं के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बताओ, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मित्रों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी बताओ किसके पास है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पास। देखिएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल इनका मूल नाम था। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में ये पहले राज्यसभा सदस्य भी रही थी, लेकिन राजस्थान के सिक्कर जिले में लोसल एक कस्बा पड़ता, उस लोसल के पास में ही निवास करते हैं देवी सिंह जी। उनके साथ इनका विवाह हुआ था, इस कारण ये अपने नाम के पीछे एक पूरा नाम लगाती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी इन्हीं के पास में है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पहली महिला जिला प्रमुख, प्रथम महिला जिला प्रमुख, प्रथम महिला जिला प्रमुख बताओ कौन है? नगेंद्र बाला है। और नगेंद्र बाला पहली महिला जिला प्रमुख बनने का गौरव रखती है। कोटा जिले की ये जिला प्रमुख बनी थी, ये भी ध्यान रखना, नगेंद्र बाला ये प्रथम महिला जिला प्रमुख है। मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं अपने को किन के बारे में याद रखनी है? राजस्थान की प्रथम जो महिलाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, एक है सुमन राव। बताओ, एक है सुमन राव। सुमन राव कहां की निवासी है? यह भी ध्यान रखना, सुमन राव। और सुमन राव निवासी है मित्रों राजसमंद जिले में एक गांव पड़ता है आईडावाला। गांव का नाम बताओ क्या है? आईडाणा गांव है। और आईडाणा गांव की निवासी है। इन्होंने क्या किया था? आईडाणा गांव, और आईडाणा गांव बताओ कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। आईडाणा गांव पड़ता है राजसमंद में। इन्होंने क्या किया था? फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2019, फेमिना मिस इंडिया अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है, यानी मिस इंडिया अवार्ड जीतने वाली
फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2019 इन्होंने प्राप्त किया था। ये कुछ अपने को ध्यान रखना है कि सुमन राव आईडाणा गांव राजसमंद की रहने वाली है, जिन्होंने फेमिना मिस अवार्ड जीता है। ये भी कुछ बातें अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा अगला बिंदु, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जो अपने प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व है, लेकिन कुछ महिलाएं और भी है जिनके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे आपको पूछ ले कि खेतूबाई, बताओ कौन सी बाई? खेतूबाई। और खेतूबाई का संबंध है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से। बताओ इनका संबंध कहां से है? बीकानेर से। जीवन भर खादी वस्त्रों में रहने का प्रण, जीवन भर खादी के वस्त्रों में, जीवन भर खादी के वस्त्रों में रहने का व्रत लिया। खादी के वस्त्रों में रहने का व्रत धारण करने वाली बताओ कौन है? खेतूबाई है। इन्होंने जीवन भर अपने किसके वस्त्र में रहने, खादी के वस्त्रों में रहने का बताओ क्या धारण कर लिया था? व्रत धारण कर लिया था। नेक्स्ट है सत्यभामा। अगली महिला है सत्यभामा। बताओ ये सत्यभामा कौन है? सत्यभामा है मित्रों, ध्यान रखना, बूंदी के क्रांतिकारी, बूंदी के क्रांतिकारी नित्यानंद सागर की पुत्र वधू। क्रांतिकारी नित्यानंद सागर की पुत्र वधू। बताओ किसकी पुत्र वधू? नित्यानंद सागर की, नित्यानंद सागर की पुत्र वधू बताओ किसको कहा जाता है? सत्यभामा को। लेकिन क्या है, सत्यभामा को क्यों कहा जाता? इन्हें गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता। बड़ा महत्वपूर्ण, गांधी जी की मानस पुत्री बताओ किसको कहा जाता? गांधी जी की मानस पुत्री जो है वो ध्यान रखना, गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है सत्यभामा। और ये सत्यभामा बूंदी की रहने वाली थी। बूंदी के क्रांतिकारी नित्यानंद सागर जो है उनकी पुत्र वधू थी, यानी पुत्र की पत्नी थी। एक है मित्रों मणिबेन पांड्या। बताओ एक महिला जिनका नाम क्या है? मणिबेन पांड्या। और मणिबेन पांड्या बताओ भोगीलाल पांड्या जो है उन भोगीलाल जी पांड्या साहब से संबंध रखती है, और भोगीलाल पांड्या की धर्मपत्नी है जिन्हें वागड़बा भी कहा जाता है। यहां पर लिख सकते हैं भोगीलाल पांड्या की पत्नी वागड़बा के नाम से प्रसिद्ध। भोगीलाल पांड्या की पत्नी, भोगीलाल पांड्या की पत्नी और किसके नाम से प्रसिद्ध है? वागड़बा के नाम से प्रसिद्ध। बताओ किसके नाम से प्रसिद्ध है? वागड़बा के नाम से प्रसिद्ध, वागड़बा के नाम से विख्यात। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वागड़बा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़बा के नाम से जाना जाता है मणिबेन पांड्या को। और मणिबेन पांड्या का संबंध कहां से है? वागड़ क्षेत्र से। भोगीलाल पांड्या की पत्नी है। भोगीलाल पांड्या की क्या है? पत्नी है, ध्यान रखना। अब देखना अगला बिंदु पढ़ते हैं, अगली कुछ महिलाएं पढ़ते हैं, उनमें से देखना जानकी देवी बजाज। बताओ अगली महिला पढ़ते हैं जिनका नाम क्या है? जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज ये बताओ किसकी पत्नी है? नाम से ही स्पष्ट है, अपने जमनालाल बजाज की पत्नी है। बताओ किसकी पत्नी है? जमनालाल बजाज की पत्नी। जमनालाल बजाज की पत्नी बताओ किसको कहा जाता है? ये है जानकी देवी बजाज। 1956 पद्म विभूषण से सम्मानित। एक पुरस्कार है पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण से सम्मानित बताओ, पद्म विभूषण से सम्मानित कौन है? पद्म विभूषण से सम्मानित है मित्रों जानकी देवी बजाज। इस पुरस्कार को पाने वाली, इस पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला बताओ कौन है? ये है जानकी देवी बजाज। यानी राजस्थान की ऐसी महिला जिसे सर्वप्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो थी जानकी देवी बजाज। और इनको कब दिया था पद्म विभूषण? 1956 में। जमनालाल बजाज की पत्नी है। मित्रों जमनालाल बजाज ने एक शेखावाटी क्षेत्र में आंदोलन चलाया था, कूपदान अथवा भूमि दान।
यानी एक भूमि, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि दिलाने का, जमीन दिलाने का प्रयत्न किया था और उन जमीनों में कुएं खुदवा कर देने का प्रयत्न किया था। भूमिदान और कूपदान आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता रही थी और इन्होंने 108 कुएं दान स्वरूप दिए थे। यहां पर लिख सकते हैं भूमिदान व कूपदान के तहत, भूमिदान एवं कूपदान के तहत, एवं कूपदान के तहत 108 कूपदान किए, 108 कुओं का दान किया। कुओं का बताओ क्या किया था? कुओं का दान किया था और खादी को बढ़ावा देने का कार्य भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट मित्रों, रत्ना शास्त्री। बताओ अगली बिंदु, रत्ना शास्त्री। और रत्ना शास्त्री नाम से स्पष्ट है हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। बताओ किसकी पत्नी थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी। और हीरालाल शास्त्री की पत्नी है तो कौन से प्रजामंडल की ये महिला रहेगी? शास्त्री जी का संबंध जयपुर से है तो ये भी जयपुर प्रजामंडल की कार्यकर्ता। इनका योगदान बताओ कौन से प्रजामंडल में रहा था? जयपुर प्रजामंडल में रहा था। इन्हें वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता, यानी प्रेम की मूर्ति, ममत्व की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति बताओ किसे कहा जाता है? रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता। वात्सल्य की मूर्ति बताओ किसे कहा जाता? यह कहा जाता है रत्ना शास्त्री को। और रत्ना शास्त्री के बारे में ध्यान रखना, 1945 पद्मश्री, 1945 पद्मश्री और 1975 पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण। 1945 में तो पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार, दोनों पुरस्कार पाने वाली, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अगर कोई है तो वो प्रथम महिला बताओ कौन सी शास्त्री है मित्रों? रत्ना शास्त्री है। यहां पर लिख सकते हैं दोनों पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, दोनों पुरस्कार पाने वाली, दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। बताओ कौन है प्रथम महिला? ये है अपनी रत्ना शास्त्री। ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है? प्रमुख महिला व्यक्तित्व के बारे में मित्रों यादें रखनी है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अंजना देवी चौधरी। बताओ कौन सी चौधरी? अंजना देवी चौधरी और नारायणी देवी वर्मा। बताओ कौन सी वर्मा? नारायणी देवी वर्मा। ये दो बातें अपन पढ़ेंगे और एक है अंजना देवी चौधरी। बताओ एक महिला जिनका नाम है अंजना देवी चौधरी, और ये अंजना देवी चौधरी बताओ किसकी पत्नी है? रामनारायण चौधरी की पत्नी है। रामनारायण चौधरी नीम का थाना सीकर से संबंध रखते थे। अंजना देवी चौधरी इनका है रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। आपने देखा होगा इनका जन्म तो रामनारायण जी का नीम का थाना सीकर में हुआ था। मंडावा और खींवसर सीट पर राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव हुए थे। वहां पे मंडावा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी ने चुनाव लड़ा था। आपको याद हो तो थोड़े समय पहले रीटा चौधरी ने उपचुनाव लड़ा था और उस समय कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी जीती थी। वो रीटा चौधरी का संबंध भी बताओ कौन सी चौधरी से था? इन्हीं रामनारायण चौधरी और अंजना देवी चौधरी से था। यह भी ध्यान रखना। कांग्रेस के कद्दावर नेता थे रामनारायण चौधरी साहब। नेक्स्ट है अंजना देवी चौधरी। ये ध्यान रखना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। बताओ गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है? ये है अंजना देवी चौधरी, होने वाली प्रथम महिला। बिजोलिया और बेंगू आंदोलन में सक्रिय रही थी। बिजोलिया व बेंगू आंदोलन में सक्रिय रही थी। बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय रही थी। ये बिजोलिया आंदोलन में बताओ क्या रही थी? सक्रिय रही थी। नेक्स्ट है नारायणी देवी वर्मा। बताओ कौन सी वर्मा? नारायणी देवी वर्मा। ये किसकी पत्नी है? नारायणी देवी वर्मा। नेता की पत्नी नेत्री होती है। नेती मत बोल देना, नेती बोलने पे मामला गड़बड़ हो जाता है। नेता की पत्नी नेत्री होती है, यानी महिला लीडर होती है मित्रों नारायणी देवी। क्योंकि जितनी भी महिलाएं आ रही है देखो सारी की सारी नेताओं की पत्नियां हैं। नारायणी देवी वर्मा
नारायणी देवी वर्मा, ये किसकी पत्नी है भाई? माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा गीत बताओ किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। माणिक्यलाल वर्मा। अर्जी गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। झंडा गीत किसने गाया था? झंडा गीत नानक बील ने गाया था। तो नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की क्या है? पत्नी है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? 1944 भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। बताओ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में क्या स्थापित किया था? महिला आश्रम की स्थापना। प्रश्न बन सकता है राजस्थान में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो 1944 में की थी नारायणी देवी वर्मा ने। किस स्थान पर की थी? ये की थी भीलवाड़ा में। ये कुछ बातें अपने को बताओ किसके बारे में याद रखनी है? प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में मित्रों याद रखनी है। एक महिला और आ जाती है जिनका नाम है काली बाई। बताओ जिनका नाम कौन सी बाई है? काली बाई। और काली बाई का संबंध बताओ कहां से है? रास्तापाल गांव। रास्तापाल गांव तो बताओ कहां पर पड़ता है? रास्तापाल गांव तो पड़ता है मित्रों डूंगरपुर में। बताओ रास्तापाल गांव तो कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। कालीबाई के बारे में ध्यान रखना, राजस्थान में साक्षरता की देवी इन्हें कहा जाता है। राजस्थान में साक्षरता की देवी, बताओ किसे कहा जाता है? राजस्थान में साक्षरता की देवी कालीबाई को कहा जाता है। राजस्थान का एकलव्य कहा जाता है। राजस्थान का बताओ क्या कहा जाता है? एकलव्य कहा जाता है। गेब सागर झील के किनारे इनका स्मारक बना हुआ है। बताओ कौन सी झील के किनारे? गेब सागर झील डूंगरपुर। यहां पर इनका बताओ क्या बना हुआ है? गेप सागर झील डूंगरपुर के किनारे स्मारक बना हुआ है। मित्रों ये भी ध्यान रखना। इनका संबंध बताओ रास्तापाल कांड से है। इनका संबंध बताओ कौन से कांड से है? रास्तापाल कांड से है। रास्तापाल कांड तो कब हुआ था? रास्तापाल कांड तो हुआ था 18 जून 1947 को महारावल लक्ष्मण सिंह के आदेश के विरुद्ध में हुआ था। मित्रों कालीबाई की शहादत, कालीबाई की शहादत बताओ कब हुई थी? कालीबाई की शहादत ये हुई थी 21 जून के दिन। ध्यान रखना 21 जून 1947 को। 21 जून 1947 को क्यों हुई थी इनकी शहादत? नाना भाई खांट व सेंगा भाई खांट की रक्षा करते हुए। नाना भाई खांट व सेंगा भाई खांट की रक्षा करते हुए। सेंगा भाई खांट की रक्षा। सेंगाबाई खांट की बताओ क्या की थी? रक्षा की थी। ऐसी बाई बताओ कौन सी बाई है? काली बाई है। 21 जून 1947 नाना भाई खांट वे सेंगाबाई खांट की बताओ इन्होंने क्या की थी? रक्षा की थी। रास्तापाल कांड 18 जून को हुआ, जबकि घटनाक्रम 21 जून के दिन इनका क्या होता है? देहांत होता है। इनका स्मारक बताओ कहां पर बना हुआ है? गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। राजस्थान का एकलव्य इन्हें कहा जाता है। कालीबाई रास्तापाल गांव की निवासी थी। कालीबाई की शहादत होती है 1947 21 जून के दिन। मित्रों ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। होती क्या है? कालीबाई कौन है? कालीबाई मित्रों रास्तापाल की 13 वर्षीय भील बालिका थी। रास्तापाल के शासक अपने डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह जो है, उन्होंने पूरे डूंगरपुर राज्य में पाठशालाएं बंद करने का फरमान जारी कर दिया ताकि कहीं पर कोई स्कूल संचालित नहीं होगी। लेकिन इस महारावल के आदेश के विरोध में रास्तापाल गांव में नानाबाई खांट और सेंगाबाई खांट ने मित्रों स्कूल खोल रखी थी। और स्कूल खोल रखी तो पुलिस के अधिकारी स्कूल को जबरन बंद करवाने के लिए वहां पर आते हैं। नानाबाई और सेंगाबाई ने कहा कि यह विद्यालय अब बंद नहीं हो सकता, विद्यालय चलेगा। पुलिस के अधिकारी जबरन इस स्कूल पर ताला लगा देते हैं और नानाबाई और सेंगाबाई को रस्सी से बांध करके पुलिस जीप के पीछे मित्रों घसीटना प्रारंभ कर देते हैं। नानाभाई और भाई घसीट रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें बचाने के लिए नहीं आता है। उसी समय सामने से एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई आ रही थी। उसके सिर पर पशुओं के लिए चारे की गठरी बंद रखी थी, हाथ में हांसिया था यानी हाथ में दांतली थी, और वो भील बालिका अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी। उसने ये नजारा देखा कि उसके गुरु नानाबाई खांट और सेंगाबाई खांट पुलिस जीप के पीछे घसीटे जा रहे हैं। मित्रों कालीबाई से रहा नहीं गया। कालीबाई ने वो
पशुओं के चारे की जो गठरी अपने सिर पर लाद रखी थी उसको नीचे फेंका, अपना स्मार्टफोन निकाला और इससे नाना भाई और सेंगा भाई का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बना करके फेसबुक पर स्टेटस डाला, स्टोरी लगाई, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, माई जी के गुरु, माई जी के गुरु। बताओ मित्रों, ऐसा किया था क्या? नहीं। कालीबाई ने मित्रों इस व्हाट्सएप वीडियो नहीं बनाया। अगर आज का जमाना होता और विद्यार्थी कहीं गुजर रहा होता और गुरुजी ऐसे घसीटे जा रहे होते तो बताओ क्या बनाया जाता? वीडियो बनाया जाता। लेकिन कालीबाई ने ऐसा नहीं किया। कालीबाई ने अपने दांतली से उस रस्सी को काटा जिस रस्सी से नाना भाई और सेंगा भाई को घसीटा जा रहा था। पुलिस की जीप आगे बढ़ गई। रस्सी कटने के पश्चात नाना भाई व सेंगा भाई पीछे रह गए और पुलिस के जवान जब इस दृश्य को देखते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं और एक के बाद एक 8-9 गोलियां कालीबाई के सीने में दाग देते हैं। कालीबाई का कलेजा छलनी कर देते हैं। कालीबाई 3 दिन पश्चात 21 जून के दिन अपने गुरुजनों की रक्षा करते हुए शहादत को पाती है। इस कारण गुरुजनों की रक्षा के कारण राजस्थान में साक्षरता की देवी बताओ किसको कहा जाता है? कालीबाई को, जिसका स्मारक गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में बना हुआ है। यहां तक की बातें यहां पर अपने राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि महिलाओं का योगदान व ऐतिहासिक व्यक्तित्व आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मित्रों, ऑल द बेस्ट, सादर वंदे, राम राम।